हफ्ते बाद लेके आया हूँ, कुछ आग भी लगाया। क्या पढ़े थे पहले बताओ भाई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और भी कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है। बड़ा है E = mc²। ठीक है। आइंस्टीन ने बोला क्या था कि अगर हमारे पास कोई मास है, तो कुछ भी मास है, अगर मास कंसीडर किया गया है, उसकी वैल्यू को अगर हम लाइट के स्पीड का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एनर्जी में जितना मास होगा उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है। तो अब इस पे हमारे पास क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको शायद एक आध क्वेश्चन दिया भी होगा। एक तो कन्वर्जन का क्वेश्चन होगा, नॉर्मली कन्वर्जन आना चाहिए कि जूल से कैलोरी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैलोरी में या जूल में कैसे जाएंगे, तो वो कन्वर्जन का क्वेश्चन तुम कर लोगे। बाकी हम इस पे एक ही क्वेश्चन दिए थे, या कुछ और देखा क्वेश्चन? तीनों कन्वर्जन का था। क्वेश्चन पहला बोलो क्या लिखा था? एक सेकंड। ठीक है, देखो भाई बोला है कि इसी में 3 दिए थे ना, ऐसे ही तो ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमें मिला है, इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, बट एक बार सुनो मैंने क्वेश्चन क्या दिया था। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ वन बॉन्ड जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻20 जूल इन अ डीएनए इन अ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, डीएनए में कोई बॉन्ड तोड़ने के लिए इतने जूल की एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ये एनर्जी है। तो बोला है कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो जाएगा। पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो ईवी में जाना है तो डिवाइड तो करेंगे, बस सिंपल सी बात है। 10⁻⁻20 1.6 × 10⁻⁻19, इसको ऊपर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा, ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देन 1/1.6 × 10⁻, कितना होगा? माइनस का 1 होगा, क्योंकि ये +90, हाँ -1। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो देखो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये 10 हो जाएगा और ये 16 होगा। ठीक है, अब डिवाइड करोगे तो, क्योंकि ये देखो ये डिवीजन आना चाहिए। ठीक है, मैं वही बता रहा था आपको, कहना ये चाह रहा हूँ कि मोस्टली टाइम में 1/1.6 आएगा, तो इसको कहीं डिवाइड करके एक ही बार कहीं लिख लो, याद रखो, डायरेक्ट वैल्यू लिख लो। तो कितना आया इसको डिवाइड करने पे? 62। अच्छा हाँ 0.0 आएगा। 62 5 भी हो सकता है कि कैंसिल आउट हो गया, आगे भी जाएगा। 10⁻⁻1 चल रहा है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख ही लोगे। अब ऑप्शन चेक कर लेना भाई, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हम कहाँ चाहते हैं, यहाँ चाहते हैं ना पॉइंट, तो उसके हिसाब से 10 का पावर चेंज हो सकता है। अगला क्या बोला है क्वेश्चन में, ऐसे ही कन्वर्जन है भाई, देख लेना। कन्वर्जन में हमें एक और क्वेश्चन बोला है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें बोला है कि एयर मॉलिक्यूल का है काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये भी एनर्जी दिया है 10⁻⁻21 जूल दिया है। ठीक है, इसको बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? ईवी में कन्वर्ट करना है। तो फिर अभी वही बात को करना पड़ेगा, बताने की जरूरत नहीं है। क्या डिवाइड ही तो करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगले क्वेश्चन बोला था डेली इनटेक ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट 10⁻7 जूल इन अ किलो कैलोरी। मतलब अगर कोई ह्यूमन एडल्ट है तो वो लगभग 10⁻7 जूल की एनर्जी लगभग क्या करता है, कंज्यूम कर रहा है, या 10⁻7 जूल एनर्जी हो हम बोल सकते हैं कि यूज कर रहा है अपना। तो उसको किस में कन्वर्ट करना है? जूल में दिया है कि किलो कैलोरी में दिया है? जूल में दिया है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? इसको कन्वर्ट करना है किसमें?
किलो कैलोरी में, मतलब KCl में कन्वर्ट करना, हो जाएगा। बोल जल्दी बताओ, कन्वर्ट हो जाएगा। किलो वर्ड हटा दो, अगर मैं केवल बोलूं कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा। जूल से किस में जाना है, कैलोरी में। ये तो बताया गया है 4.186 होता है, समथिंग कुछ याद है। देखो 10 टू द पावर 7 जूल लिख दिया। अब किलो कैलोरी है, तो पहले केवल अगर कैलोरी होता तो 4.186 से डिवाइड करते, 4.186 से डिवाइड करते तो किस में आता है, कैलोरी में। अब किलो कैलोरी में है तो जाहिर सी बात है, देखो ये वैल्यू से पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि इसमें 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। किलो आएगा तो 10 का पावर क्या होता है 3, तो यहाँ पे पॉइंट हट गया 4.86। अब इसको डिवाइड कर दो, या तो ऐसे करके छोड़ दो या तो डिवाइड करके लिख दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये तो कन्वर्जन का हो। चलो क्वेश्चन लिखो, बोल रहे हैं क्वेश्चन और भी दिया गया था, बोलो क्या था। If 100 kg of water is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, calculate the increase in the mass of water. ठीक है, ये हो क्वेश्चन। देखो भाई क्या बोल रहा है, 100 kg है, कितना kg वाटर है, 100 kg। ठीक है, देखो बोला है क्वेश्चन में, फिर से पढ़ रहा हूँ। इफ द 100 kg ऑफ वाटर इज हीटेड, 100 kg ऑफ वाटर हीटेड कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द मास ऑफ द वर्ल्ड। क्या मास में इंक्रीमेंट होगा अगर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हम कर रहे हैं, तो क्या उसके मास में चेंज होगा। अगर मास में चेंज होगा तो कैसे निकालेंगे, कोई बताए। मास में अगर चेंज होगा तो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम किसी टेम्परेचर को मतलब चेंज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी चेंज हो रही है ना। तो एनर्जी कितनी हो रही है कैसे पता लगा, ये कोई बताए। एनर्जी कैसे पता लगाएं, नहीं पता। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, सुनिए। सबसे पहले बताओ हीट कितना इसने कंज्यूम किया। जो हीट होती है, ये हीट हम निकाल रहे हैं थीटा, या जिससे भी तुम लिखते हो इस हीट को, वो उसी से रिप्रेजेंट करना। एनसीईआरटी में थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, थीटा ही मैं लिख रहा हूँ। कितना हीट होता है ये पता होगा, ये तो पता होगा भाई। थीटा कैसे निकालेंगे, अभी उसी दिन बताया था कि पढ़ के आना क्वेश्चन में। जब एक क्वेश्चन मैंने दिया था, एक और क्वेश्चन भी मैं बोलने ही वाला था, उस क्वेश्चन में तो मतलब लेटेंट हीट भी था, और मैं बात बताया था इस दो हीट होते हैं, एक स्पेसिफिक हीट होता है और एक लेटेंट हीट होता है। तो थीटा चलो बताओ, तुमको यहाँ पे ये हटा देता हूँ। टेम्परेचर में चेंज दिखाई दे रहा है, चलो टेम्परेचर में चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, क्या डेल्टा T लिखा जा सकता है, कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब मैं तुमसे दो हीट पूछता हूँ, एक स्पेसिफिक हीट पूछता हूँ और एक लेटेंट हीट। तो स्पेसिफिक हीट कब होगा और लेटेंट हीट कब होगा, इसमें से कोई एक चीज बताए। लेटेंट हीट तो मैंने बताया था आपको, और स्पेसिफिक हीट भी बताया था जब मैं बोला था। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, Q is equal to ms डेल्टा T। कौन सा हीट है, स्पेसिफिक हीट। M क्या है यहाँ पे, S गुल्लर। मास दिया है सर 100 ग्राम है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हर एक फ्लूइड या जो भी सब्सटेंस है, हर एक सब्सटेंस की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, उसी हिसाब से उसका एक कांस्टेंट डिसाइड होता है, S की वैल्यू डिसाइड होती है। और वाटर है तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 होती है। ठीक है, हमेशा वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 होती है। और ये 100 kg है कि ग्राम है, देखो भाई
केजी है ना, तो इसको अभी हम ग्राम में चेंज करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो मतलब वैल्यू लिखते हो S=1, उसमें पता है क्या होता है, 1 की वैल्यू जो होती है उसमें यूनिट में ग्राम होता है, ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम पानी को गर्म करने में जितना टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर आपने राइज किया तो उसका कितना हीट कन्वर्ट हुआ, वही उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाता है। जैसे मान लो मैं एक डिब्बा ले रहा हूँ और इस डिब्बे में मैंने पूरा पानी भरा है, मैंने बोला इस पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, कैसे निकालोगे, तो तुम क्या करोगे, इसके 1 ग्राम पानी को लोगे, इसमें से उस 1 ग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का चेंज करोगे। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जब चेंज करोगे तो क्या उसका हीट कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर चेंज होने से क्या उसकी एनर्जी बदल जाएगी, तो जो एनर्जी में कन्वर्ट आएगा वही कन्वर्ट किस नाम से जाना जाएगा, एस के नाम से। अब यहाँ पानी है तो उसका कुछ अलग हिसाब से कन्वर्ट होगा। अब पानी की जगह पे कोई ऑयल रख देंगे तो क्या उसका भी एस 1 ही होगा, नहीं, क्योंकि उसका हीट अलग हिसाब से कन्वर्ट होगा। तो स्पेसिफिक हीट जो एस होता है उसमें ग्राम आता है, ठीक है। चेंज इन एनर्जी, तो एनर्जी का जो चेंज होगा पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो जाहिर सी बात है इसको भी ग्राम में ही रखना पड़ेगा। m को भी तो ग्राम में रखोगे तो 100 है और 3 जीरो क्या और आ जाएंगे, अरे 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 100 केजी है तो 100 केजी और 1000 ग्राम, ठीक है। s कितना हो गया 1 और टेम्परेचर में चेंज कितना हो गया 100 है। क्या यहाँ से एनर्जी, जो हीट की एनर्जी है Q पता चल जाएगी क्या, ये Q जो हीट है ये हीट एनर्जी है, तो आप इसको E भी लिख सकते हो, अरे यहाँ हीट एनर्जी फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 2 5 और 2 7, क्या 10⁻7 हो सकता है, और ये किस में आ जाएगा, जूल में, SI यूनिट में रहेगा। अच्छा, अब सर इससे क्या फायदा होगा, हमसे पूछा है मास में कितना चेंज होगा, तो तुम्हें पता है आइंस्टीन के इक्वेशन के हिसाब से E क्या होता है, तो E पता चल गया है कितना है 10⁻7, m नहीं पता है, क्या यही चेंज इन मास है, भाई मास में चेंज गर्म करने पे कितना होगा ये नहीं पता है, तो डेल्टा है। एंड c स्क्वायर, तो c स्क्वायर पता ही है कितना होगा, 3 × 10⁸ और स्क्वायर कर दोगे तो 9 × 10⁻60। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना बहुत छोटा सा मास चेंज होगा, राइट बात है, डिनोमिनेटर में आएगा, डिवाइड होगा, बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिवाइड कर लो, इसमें आंसर में लिख सकते हैं वैल्यू नहीं, एस हां कितना आ रहा है, ऐसे इस हिसाब से कैलकुलेट 1/9 करोगे ना, 1/9 करोगे तो कितना आएगा, एस 1 आंसर में भाई इतना फिर नहीं आ रहा, क्योंकि 9 से डिवाइड होगा तो 9 0.1 जा रहा है, और 0.1 जाएगा तब तो नहीं आएगा। एक सेकंड देखो, कहीं पे कुछ गड़बड़ किया गया है। आंसर आ रहा है 0.466 into 10⁻⁻7। कितना आया है, तो एक काम करो, बताएं क्या गलती की हो, देखो उसने कन्वर्जन किया है कुछ नहीं, S की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1, पानी जो वाटर लिया है उस वाटर के S की वैल्यू होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये होती है वैल्यू। तो आंसर जूल में थोड़े आएगा, किसमें आएगा, कैलोरी में आएगा। S की जो वैल्यू होती है, मैंने क्या बोला कि 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने में कितनी एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो एनर्जी जूल में नहीं आएगी, उसमें एनर्जी किसमें आएगी, कैलोरी में। तो ये आंसर भी तो सब किसमें आएगा, कैलोरी में आएगा। अब इस कैलोरी को किसमें कन्वर्ट करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो अभी तुमको यहाँ पे ही बता दिया, देखो जूल से कैलोरी में गए, अब कैलोरी से किस में जा रहे हैं, जूल में, तो मल्टीप्लाई होगा ना किससे, 4 जो भी है 186, इसको अप्रॉक्स भी कर सकते हो या 4.18 कुछ भी लिख सकते हो, into 10⁻7 लिखा गया है इतना।
अब ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, किसकी, ई की वैल्यू। तो यहाँ पे 4.18 इंटू 10 टू द पावर 7 और नीचे क्या आ जाएगा, ये आएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू, अब सॉल्व करो क्या आ जाएगा, क्या आंसर, यस सर 9 इंटू 10 टू द पावर 16। 9 से 4.18 कैंसिल करो, 0 पॉइंट समथिंग जाएगा। मैं एक बार डिवाइड करके चेक कर रहा हूँ। 4.18 डिवाइडेड बाय 9 0.4644, ठीक है। और आगे लिख सकते हो। और ये कितना होगा, 6 से क्या ये कटेगा, अच्छा ये तो ये कटेगा, तो कितना बचेगा, 9 ना, तो ऊपर जाके माइनस, ठीक -8 आ रहा है इसका 4.2। सॉरी 4 तो सर लाइन करने के लिए साइड एक हाँ स्टैंडर्ड वो ऑप्शन दे दिया स्टैंडर्ड तो सर करना पड़ेगा भाई, हमेशा करना पड़ेगा, कभी भी वैल्यू ऐसे थोड़ी छोड़ दोगे। अब मान लो मैं पेपर में आंसर ही ऑप्शन में यही दे दिया तो हाँ सर वो वेरी करता है तो आप ऑप्शन देख के करोगे ना कि आपके ऑप्शन में क्या स्टैंडर्ड वैल्यू में रखा है कि डायरेक्ट यही रख दिया है। हो सकता है फ्रैक्शन में ही छोड़ दे, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो ऑप्शन आप किस हिसाब से चेक कर रहे हो सकता है यहाँ पे मैं किस में लेके आया हूँ, जूल में लेके आया, फिर इसको कैलोरी में बदल दे, आंसर कैलोरी में दे, आप जूल में लेके आ रहे हो, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बस मेथड है, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला तो ये पढ़ा है, देखो इसी फॉर्मूले का यूज था। और ये कौन सी हीट है, स्पेसिफिक हीट। समझाया कि उस दिन स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट दो हीट होते हैं, क्या दोनों में डिफरेंस है, याद आया कुछ, क्या है स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट क्या है, नहीं पता। मान लो सुनो इधर देखो, अभी आगे पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ना है मगर बात करो, अभी एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि जब तुम जैसे मान लो पानी है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस तक गए हो, 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ये पानी ही रहा है, हाँ अभी भी ये क्या रहा है, वाटर ही रहा है, मगर बस क्या हुआ है इसमें, चेंज हो गया है, किस चीज का, हीट का, मतलब टेम्परेचर का क्या हुआ है, चेंज हुआ है, इसका हीट कन्वर्ट हो गया। पहले 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे था, अब कितने टेम्परेचर पे पहुंच गया, 100। क्या उसने स्टेट को चेंज किया, अपने इस सब्सटेंस ने या इस मैटर ने अपने जो भी जिस स्टेट में है, क्या उस स्टेट को चेंज कर दिया, नहीं, वो तो वाटर में था, वाटर में ही रहा, बस उसका क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर राइज किया तो हीट चेंज हो जाएगा, अलग हीट में चला जाएगा, ठीक। अब लेटेंट हीट में क्या होगा, अब मान लो जब 100 डिग्री सेल्सियस चले गए, तो 100 डिग्री सेल्सियस से अब ये 100 डिग्री सेल्सियस में ही है, मगर अब तुमने इसको थोड़ा सा भी हीट दिया, अगर अभी यहाँ पे हीट दे रहे हो, पता है कितना, डेल्टा क्यू, तो क्या स्टेट चेंज हुआ, नहीं, क्या हुआ, राइज इन टेम्परेचर। मगर यहाँ पे अगर आपने हीट दिया इसको, तो अब 100 से 100 ही रहेगा, मगर क्या चेंज कर देगा, स्टेट, अब ये क्या बन जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर भी तो बन सकता है, हो समझ रहे हो। तो अब क्या है, वो तुमने जो एनर्जी दी, तुमने जो हीट दिया, क्या वो छुप गया, तुम्हें तो दिखेगा तब ना जब उसका टेम्परेचर चेंज हो। तुमने दिया उसको कि भाई लो 10 जूल, थोड़ा सा गर्म हो जाओ, 100 डिग्री था, बोला 110 हो जाओ, मगर वो नहीं हुआ 110, 100 का 100 ही रहा, उसने क्या कर लिया, अपने स्टेट को चेंज कर लिया। तो ऐसा थोड़े है कि आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई, नहीं, उसने अपने स्टेट को चेंज किया, इसलिए उस हीट का नाम क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट। यहाँ पे देने पे टेम्परेचर, हीट देने पे बॉडी अपने टेम्परेचर को चेंज करती है, और ये हीट देने पे बॉडी अपने स्टेट को चेंज करती है, टेम्परेचर जो था वही रह जाएगा, समझ रहे हो इतनी बात। तो लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट, ये तो हमें पढ़ना है वहाँ पे जब हीट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बट फॉर्मूला यही लगेगा, Q = ms, इसको बहुत लोग C भी बोलते हैं भाई, देख लेना, MC डेल्टा T भी होता है, S भी बोला जा सकता है, दोनों से। देखिए क्वेश्चन बोलिए,
थोड़ा सा कैलकुलेट द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट equivalent to the rest mass of an electron, equivalent to the rest mass of an electron, ऐसे लिख लेना, the rest mass m naught is equal to 9.1 into 10 to वही है जो होता है 31 kg, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, ठीक है। और नीचे ये भी लिखा है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये गिवन है, दोनों चीज गिवन है, तो पता ही होगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 into 10 to the power minus 19, 6 और आ जाएगा तो क्या 13 हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। ये दो चीज गिवन है, ठीक है। यही चीज हमें फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्विवेलेंट टू द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है रेस्ट पे, उसका मास इतना है, ठीक है। तो उसने पूछा कि बताइए कितनी एनर्जी वो जनरेट कर सकता है। तो क्या हम फिर वही इज इक्वल टू mc² लगाएंगे? भाई कुछ करना नहीं है इसमें, बस मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आप पढ़ के बैठे रह जाओगे, सोचोगे कौन सा फॉर्मूले से लगेगा। जब वो बोल रहा है कि एनर्जी, तो और तुम्हारे पास कोई और फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, भाई मास दिया है, बस रख देंगे इसमें, सी तुम्हें पता ही है, एनर्जी मिल जाएगी, कुछ करना ही नहीं। मास दिया है, रेस्ट वाला मास यही है, और मैंने आपको बताया था मास चेंज होता है, इसीलिए उसने क्वेश्चन में बोला है रेस्ट मास, मतलब जब इलेक्ट्रॉन रुका था। तो रख के सॉल्व करो, 9.1 into 10 to the power minus 31 और इंटू में कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू 9 into 10 to the power 16। सॉल्व कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई करके, पहले कितना आ रहा है उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है, कितने जूल कितना आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हुआ कितना है 81.9 10 to the power minus 15 सर। ठीक। अब सर ये किस में आया है, जूल। अब हमें आंसर किस में चाहिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना। तो क्या इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के इक्वल है, तो जूल में लाए हैं और इसमें जाएंगे तो क्या इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 1.6 into 10 to the power minus 30। अब डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 819 को 16 से डिवाइड कर दो, 819 को 16 से डिवाइड कर दो, बस पावर तो ये लगा ही होगी। ये चलता रहा है ना, ठीक है। तो हम 51 into 10 to the power minus 2 आएगा, ठीक। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो लिख लो पॉइंट में, और अगर 10 to the power इसको दे दोगे तो 0 पॉइंट समथिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सही है। हाँ 1 लगा लेना, पॉइंट यहाँ से 1 चल रहा है, ये
यही जाएगा ना ऐसे। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बताओ, कोई बताए? कोई आंसर अगर मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे, ऑप्शन में क्या है? -3 हो जाएगा। -3। ठीक है, अच्छा हो सकता है आंसर पॉइंट में दिया हो बट ये 10 के पावर में ना दिया हो, ये भी हो सकता है। 0.51 ये चलेगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, ये आपको आती है क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन में क्या है चेक करें। चलो ठीक है, इस पे फॉर्मूले में देखो, ये क्वेश्चन कराने का मेन मोटो ये है, 2-4 क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, मगर बस ये फॉर्मूला याद हो। जहाँ पे तुम्हें मास, एनर्जी ऐसे कुछ पूछ रहा है, तुम्हारे पास और कोई इक्वेशन नहीं है, मास और एनर्जी को रिलेट करने वाला एक ही इक्वेशन है, E = mc²। अच्छा, मास और एनर्जी के हिसाब से सर ये भी तो फॉर्मूला बन सकता है, बट हाँ ये इसको वो एनर्जी नहीं और हीट तुम समझ जाओगे कि ये अपने आप क्वेश्चन पढ़ के कि सर इसमें एनर्जी टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं हीट वाली एनर्जी होगी। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसका फेस चेंज हो रहा है, तो वो हीट वाली है। मगर इन सब में कहीं पे ऐसा कुछ नहीं दिया था, केवल मास दे दिया है, हमसे एनर्जी पूछ लिया है, तो तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि यही फॉर्मूला लगेगा, E = mc²। ठीक है, चलिए ये तो खत्म है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा टॉपिक पे। छोटा सा टॉपिक अभी बीच में एक पावर बच गया है, खत्म करते हैं उसको। कोलिजन, बताओ पावर पढ़े होगे कहीं ना कहीं, क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग ए वर्क। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? हमें कौन सा पावर पढ़ना है? अभी हमें इस चैप्टर में कौन सा पावर पढ़ना है? अरे भाई मैकेनिक्स पढ़ रहे हो ना, मैकेनिकल पावर ही तो पढ़ना है। पावर भी अलग अलग है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि जैसे आपने एनर्जी पढ़ा, मैंने बोला ना एनर्जी डिफरेंट हो सकता है, केमिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, तमाम दुनिया भर की एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ये जितनी एनर्जी है सब अलग अलग स्टेट में है, सब हमें पढ़ना है। वैसे पावर भी जब एनर्जी से ही कहीं, आपने बोला रेट ऑफ डूइंग अ वर्क इज कॉल्ड द पावर। वर्क आप कितने समय में कर ले रहे हो, यही आपका पावर है। जैसे पावर चेक करना है किसी का, तो आप क्या करोगे, बोलोगे भाई ये दीवार गिरा दो। अब हम दीवार गिरा रहे हैं 1 घंटे में, कोई दीवार गिरा रहा है 2 घंटे में, तब ना बोलोगे कि भाई इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर कम है। कंपेयर आप तभी तो कर रहे हो। तो मैंने कितने घंटे में उस काम को खत्म कर दिया। रेट ऑफ डूइंग अ वर्क मतलब मैंने उस कितने, रेट का मतलब है कि टाइम के हिसाब से क्या समय लगा मुझे उस काम को खत्म करने में, वो हमारा पावर कहलाएगा। अब ये पावर हर जगह यही रहेगा, ऐसा नहीं है मैकेनिकल होगा तो भी यही, इलेक्ट्रिकल होगा तो भी वही, बस चीजें बदल जाएंगी, सिनेरियो बदलेगा। क्या, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं मैकेनिकल पावर, तो हम दीवार गिरा रहे हैं, हम किसी गाड़ी को धक्का दे सकते हैं, हम काम कर रहे हैं इस पे। और अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर बोलूं तो उसमें कौन काम करता है? क्या EMF सेल, बैटरी काम करती है, बैटरी का पावर होता है ना। तुम थोड़े इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ से वहां रख देते हो, इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर में क्या करता है, फ्री फॉर्म में मूव करता रहता है जिगजैग पाथ में। तुम क्या करते हो, बैटरी लगा देते हो, बैटरी के पास EMF होता है, उस EMF की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अलाइन हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ उठ के आने में जितना वर्क किया होगा वही इलेक्ट्रिक पावर कहलाने लगेगा। तो पावर का मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है, मगर फॉर्मूला आपका कभी नहीं बदलेगा, फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा। ठीक है, तो अभी रिलेट करेंगे उससे। तो आपने पावर को क्या बोला, रेट ऑफ डूइंग अ वर्क। ठीक है, सही बात है ये। अब इसमें ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूँ, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगी, बोलो, वर्क की यूनिट क्या होगी, जूल, और टाइम की यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को और क्या बोलते हैं, वॉट कहा जाता है। ठीक है, मतलब पावर की यूनिट वॉट होती है। तो ये पावर है।
अच्छा, अब इसमें जैसे हम पावर जब यूज करते हैं ना, तो मोस्टली टाइम में प्रैक्टिकल यूनिट लिखा जाता है, प्रैक्टिकल यूनिट। तो प्रैक्टिकल यूनिट में क्या होता है, जैसे किलोवाट लिखा जाएगा, मेगावाट लिखा जाएगा, तो ये सब तो तुम्हें पता ही है। ये किलोवाट कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3 वाट, मेगावाट होगा 10 टू द पावर 6 वाट, ठीक है। ऐसे एक और प्रैक्टिकल यूनिट होती है इसकी एचपी, हॉर्स पावर, तो 746 वॉट के इक्वल होती है, एचपी हॉर्स पावर कहलाता है, ठीक है। ये तो बताइए आपको हॉर्स पावर। अभी इसमें पावर में हमने फॉर्मूला पढ़ लिया वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन तुम देखो बहुत सारा हो सकता है ना, जैसे मान लो वर्क तुम कैसे कर सकते हो, सर पढ़े तो है वर्क एक एनर्जी थी, और एनर्जी तो पोटेंशियल हो सकती है, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये W जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये W चेंज होता रहेगा अब जैसा तुम पढ़ रहे हो। जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रिकल पावर अब आता हूँ, बस देखना थोड़ा, इलेक्ट्रिक पावर लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक पावर। बताओ इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, 12th तो छोड़ दो, 12th तो अभी मतलब बहुत सारी चीजें पढ़े हो पावर में, मगर इलेक्ट्रिक पावर में आपने फॉर्मूला तो यही लगाया है ना सर। तो क्या होता है P इज इक्वल टू W अपॉन T। सर W क्या हो गया, वर्क डन। तो वर्क डन थोड़ा याद करो, क्या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से वर्क डन VIT मिला करते, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में फॉर्मूला H इज इक्वल टू क्या मिला था, VIT। हीट क्या थी, एक एनर्जी थी, और जाहिर सी बात है यही एनर्जी क्या हो जाएगा, वर्क। उठा के रख दो, इसको रखोगे तो कितना हो जाएगा, VIT अपॉन में D, E से D पावर V क्या आई, यही तो पढ़े हो, यही तो होता है पावर। तो फॉर्मूला यही है, इसी से सब बनेगा, चाहे किसी का हो, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा थोड़ा एक बात और सुनो, अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे तुमसे बोले कि पावर को एक फॉर्मूले से और लिखा जाता है, इंस्टेंटेनियस में अगर पावर चला जाता है तो इंस्टेंटेनियस पावर को dW अपॉन dt लिखा जाता है, या तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा W अपॉन डेल्टा t लिमिट टेल t टेंड्स टू 0, ऐसे लिखेंगे, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं dW अपॉन dt। अच्छा अगर ये dW है तो तुम्हें पता है कि dW को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, F फोर्स है ना, तो F डॉट dr लिखा जा सकता है, F डॉट है, ध्यान देना, dW को क्या लिखेंगे F डॉट dr अपॉन में क्या हो जाएगा dt। अगर F कांस्टेंट है तो F को यहाँ रख दो, डॉट dr बाई dt ऐसे लिख दें, तो क्या हम dr बाई dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या वेलोसिटी हो जाएगा क्या। यहाँ से पता चलता है कि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, और पावर का ये फॉर्मूला F डॉट V कहीं न कहीं आपने सुना होगा, पावर का ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला हमें मिला F डॉट V, और यहाँ ये प्रूव भी हो गया कि पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में देखो ये फोर्स ये भी वेक्टर, वेलोसिटी ये भी वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में प्रोडक्ट कैसा है, डॉट है, तो राइट सी बात है स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये तो रिजल्टेंट स्केलर ही आएगा, तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहाँ से फॉर्मूला मिल गया। अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात की जाए तो डायमेंशन फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखो, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा सर, F इंटू डी था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टाइम, फोर्स का कितना होता है mLT माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का कितना होगा, अरे L होगा, टाइम का कितना होगा T, तो ये हो गया कितना mL2T पे माइनस 3 मिल गया, यहाँ से पावर का ये डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। बस पावर में यही है और कुछ नहीं है, फॉर्मूला ये। अब अलग अलग क्वेश्चन होगा उसमें बस ये W बदलता जाएगा, जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल में W को क्या VIT रख के देखा तो पावर ये आ गया। अच्छा सर केवल यही होता है, नहीं भाई, ओम्स लॉ लगा लो, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, तमाम फॉर्मूले बन सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है, आपको बस पता होना चाहिए कि आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। नोट करो, चलिए पहले इसको हम क्वेश्चन ही कराएंगे, इसमें अब कुछ नहीं है ज़्यादा पावर।
में ये एफ डॉट बी में अब केसेस तुम बना सकते हो, वो सब लिखवाने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे डॉट हटाओगे तो कॉस थीटा आएगा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल होगा? फोर्स का और वेलोसिटी का। अब थीटा में बोलूँ 0 है तो क्या आएगा? थीटा 180 है तो क्या आएगा? थीटा 90 है तो क्या आएगा? ठीक है, तो वो तुम केसेस बना सकते हो, वो तो क्वेश्चन करोगे। चलो देखो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, a man weighing 60 kg climbs up a staircase, एक सीढ़ी पे चढ़ रही है, carrying a load of 20 kg। अच्छा मैन है। A man weighing 60 kg carrying a load of 20 kg on his head. The staircase has 20 steps. The staircase has 20 steps, each of height सीढ़ी है 0.2 meter. If he takes 10 seconds to climb, find his power. जल्दी बताओ। हाँ बोल रहा हूँ। A man weighing 60 kg climb up a staircase carrying a load of 20 kg on his head. The staircase has a 20 step. 20 सीढ़ियाँ हैं ऐसे। Each of height, सबकी height 0.2 meter है। If he take a 10 second to climb, 10 सेकेंड ले रहा है पूरा चढ़ने में, तो फाइंड हिज पावर, उसका पावर क्या रहा? बोलो। 60 केजी का वो है और 20 केजी का लोड भी ले रहा है सर। जल्दी आंसर बताइए। दूसरा बोलो। इसको सॉल्व करने की कोई मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ना समय लग रहा है, इसको सॉल्व कर दे। आया भाई? मैंने बोला पावर यही रहेगा हमेशा, कोई चेंज नहीं होगा। वर्क डन अब तुम देख लो, कोई आदमी सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है? सीढ़ी पे चढ़ने का मतलब मैं किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ। और उस केस में जितना ऊपर जाऊंगा तो मेरी कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो सर वर्क डन हो जाएगा mgh, बस खत्म। मास हो जाएगा 20 और 60 कितना? 80। जी की वैल्यू 10 और हाइट कितना लेंगे? सर एक सीढ़ी 0.2 मीटर की है, टोटल कितनी सीढ़ी है? 20। तो क्या 20 into 0.2 लिख दें? अपॉन में टाइम कितना सेकंड लिया है? 10। बस खत्म। 10 से 10 काट दो, एक 0 दे दो, 2 2 4 8 कितना हो जाएगा? 2 2 4 8 हाँ? और एक 0 से पॉइंट हट गया, 2 to the 4 84 जा 320 ना, 320 वॉट।
बस बताओ क्या इसमें बताऊँ। मैं बोला हूँ तुमसे कि वर्क डन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वर्क डन mgh हो रहा है क्योंकि बंदा ऊपर जा रहा है, तो उसकी एनर्जी कौन सी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट करो ये क्वेश्चन करो, ये भी आसान है, एनसीईआरटी का है। A car of a mass 2000 kg is lifted up a distance, is lifted at a distance, हाँ? 2000 है, 2000 lifted at a distance of 30 meter, 30 meter by a crane in a 1 minute. A second crane, एक दूसरा क्रेन आता है, a second crane does the same job, does the same job जो भी ऊपर वाले ने किया in a 2 minute, but टाइम इसने अलग ले लिया 2 मिनट, 2 मिनट। अब क्या बोल रहा है, do the crane, बस एक कॉन्सेप्ट समझाना है तो क्वेश्चन तो कर ही लो। Consume the same, do the crane consume the same or different amount of fuel? Different amount of fuel। और फिर पूछा है what is the power supplied by each, what is the power supplied by each। क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। बोला कार of mass 2000 kg is lifted at a distance of 30 meter by a crane in a 1 minute. A second crane does the same job in a 2 minute. Do the crane consume the same or different amount of the fuel? Question mark। फिर बोला है what is the power supplied by each। दो क्वेश्चन है इसमें, दोनों बहुत छोटा छोटा है। जल्दी बताओ नेक्स्ट देखो। आया क्या हुआ? अरे भाई पहले का आंसर मिला, पहला तो बता दो। अरे इसमें दो है ना, रेट कंज्यूम द सेम डिफरेंट अमाउंट ऑफ, इसका बताओ। डिफरेंट अमाउंट ना, बट नहीं, फिजिक्स कहता है सेम। आप समय के हिसाब से देखते हो सर, 1 मिनट चलेगा तो क्रेन को बहुत तेल पी जाएगा, होगा ना? नहीं, फिजिक्स कहता है कि जब अमाउंट वर्क सेम हो तो फ्यूल कंजप्शन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब वही सेम जॉब कर रहा है वो, टाइम से लेना देना होगा क्या उसको?
उसने बोला कि हम 2 घंटे में करें, मगर कर तो वही रहे हैं ना भाई, पावर मेरा कम होगा, समझ रहे हो? पावर कम होगा तो तेल ज्यादा थोड़े पीने लगेगा, पावर कम हो तो इंजन पे लोड भी तो कम पड़ रहा होगा, समझ रहे हो? जैसे मान लो अब एक गाड़ी है 2 सिलेंडर की, गाड़ी है 4 सिलेंडर की, सिलेंडर मतलब जो उसकी सीसी आप बढ़ा रहे हो, तो 2 सिलेंडर वाली गाड़ी भी उतनी ही तेल पिएगी जितनी 4 वाली पिएगी? नहीं भाई, दोनों का अलग रेट होगा। मगर अब पावर में जाओगे तो क्या पावर 4 सीसी वाले की ज्यादा होगी और 2 सीसी वाले की क्या होगी? कम होगी, जो 2 सिलेंडर्स की होगी। तो भाई उसको उसका पावर कम हो गया है, वो क्योंकि 2 मिनट में काम खत्म कर रहा है, तो तेल तो सेम पिएगा। मतलब क्या लिखेंगे? इट कंज्यूम सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल बिकॉज डूइंग अ सेम जॉब, क्योंकि वो सेम वर्क कर रहा है, तो लिख लेना ये बात, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज पावर निकालना है सर, तो दोनों का पावर निकालना, व्हाट इज द पावर ऑफ पी? क्यों बैठे हो भाई? पहले का सर 10,000, दूसरे का 5,000। ठीक है चलो, मास कितना है? 2000 2000 है ना ये? कितने मीटर तक उठाया जा रहा है? 30 मीटर। 30। और कितने मिनट तक पहले वाला उठा रहा है? तो 60 क्यों लिखते हैं? 10,000, दूसरे का 5,000। दूसरे का 5,000। यही आएगा? ठीक है, 5,000। इसमें भी वही फॉर्मूला, मास थोड़े चेंज हो जाएगा, और टाइम चेंज होगा, बस टाइम ही तो चेंज हो रहा है, वर्क तो जॉब तो वही कर रहा है। 120 और 3 से कितनी बार में? 4 से कितनी बार में? 5,050 है, 5,000। खुद देख लो, पावर एक का 10,000 है, एक का 5,000 है। पावर जब डबल हो रहा है तो जाहिर सी बात है, तेल अगर वो 1 मिनट में जितना पी ले रहा है 2 मिनट में पिएगा। चलो थोड़ा सा एक इफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर is used to lift an elevator है, elevator, and its load (1500 kg) 1500 to a height of 20 meters. The time taken for this job, (20 seconds). What is the work done? फिर बोला है if the, इसी में efficiency of the motor 75% at which 75% at which rate is the supply to the motor. ठीक है, क्वेश्चन समझो पहले बोल रहे थे। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो यूज कर रहा है लिफ्ट एंड एलिवेटर। एलिवेटर में तो वही सीढ़ी जिसको उठा रहा है, उसको मान लो एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट को उठा रहा है जिसका वजन कितने का है? 1500 kg का है। कितने हाइट तक उसको उठाना है? 20 मीटर तक। अब बोला इसको उठाने में उसे कितना सेकंड लगा है? बस 20 सेकंड लगा है। 20 मीटर तक 20 सेकंड लगाया है। व्हाट इज द वर्क डन? ये तो निकाल लोगे। दूसरे में आओ, इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर, मोटर की एफिशिएंसी बस 75% है,
उसने पूछा एट विच रेट इज द सप्लाई, मतलब उसे कितनी सप्लाई अब देनी पड़ेगी, इनपुट देना पड़ेगा ना। जैसे तुम किसी मशीन को इनपुट देते हो तभी तो आउटपुट लेते हो, तो उसकी एफिशिएंसी 15% की है, तो उसने पूछा कि बताइए कितना आपको सप्लाई देना पड़ेगा, मतलब आपको कितना इनपुट देना पड़ेगा। इसका मतलब उसका क्या हो गया, सीधे इनपुट कितना देना पड़ेगा। भाई इनपुट दोगे तभी आउटपुट मिलेगा, तो इनपुट पूछा है, निकालो। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए, दोनों इसमें आंसर बता सकते हैं। पहला 750 है। हाँ? वजन 750। 750 ठीक है। आ रहा होगा, चेक करो। ध्यान से देखो, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। जी की वैल्यू क्या क्या दी हो? हाँ? पावर 15,000। वजन निकालने में पावर अपॉन टाइम हो जाएगा। तो 50,000 अपॉन 20 हो जाएगा। कितना आ रहा है? क्या जल्दी बताओ भाई। इलेक्ट्रिक मोटर यूज टू लिफ्ट द एलिवेटर इन द लोड ऑफ 15 kg, 1500 kg। तो mgh पहले वर्ड निकालना है। अब चेक करो कितना मीटर उठाया है, 20 मीटर, तो 15 2 30 और 2 3 1 4, यही आ रहा है। यस सर। 7 2 4 1 5 3 2 10 to the power 5 जूल। क्या एक वर्क मिला? अब हमसे क्या पूछा, पहला हो गया। अब बोला इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर, एफिशिएंसी सुनो क्या होता है, एफिशिएंसी आउटपुट, किसी भी को कहीं भी एफिशिएंसी दिखे तो फॉर्मूला यही होगा, आउटपुट पावर अपॉन, ये तो पढ़े ही हो भाई सर, आउटपुट पावर अपॉन क्या होगा, इनपुट पावर। अच्छा एफिशिएंसी कितनी परसेंट दी है, 75 अपॉन 100 रख सकते हैं, परसेंट है ना, तो 75/100। आउटपुट पावर सर नहीं पता है, ना ही इनपुट पावर पता है, इनपुट पावर तो निकालना ही है। उसने बोला कितना सप्लाई देना है, सप्लाई मतलब इनपुट, तो इनपुट पावर तो निकालना ही है। क्या नहीं पता है, आउटपुट, तो आउटपुट निकाल सकते हैं। वर्क डन जब इतने का हो रहा है, कितने सेकंड में ये हो रहा है बस, तो क्या पावर निकल जाएगा। वो पावर कौन सा पावर कहलाएगा, आउटपुट। यहाँ लिख देते हैं आउटपुट पावर इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, आउटपुट पावर mgh अपॉन t। mgh की वैल्यू कितनी आई है, 3 × 10 to the power 5 और टाइम कितना है 20। एक 0 से 1 कट जाएगा तो 1.5 हो जाएगा क्या, अरे 2 से 3 कटेगा ना, 1.5 × 10 to the power 1 कट गया है, तो 10 का पावर कितना होगा 4। क्या ये पावर मिल गया, ये आउटपुट है, ध्यान देना आउटपुट पावर ये मिला, रख दो यहाँ पे 1.5 × 10 to the power 4। सर एक 10 इसको दे दीजिए, 15 हो गया, यहाँ क्या हो गया 3, और नीचे क्या हो गया इनपुट पावर। अब शुरू में क्या करूँगा, 15 से 75 3 बार में कट गया, और ये चला गया ऊपर, क्या -3 हो जाएगा, समझ रहे हो, या तो इसको इधर भेज दो, तो क्या ये 3 और 3 6 हो गया, और ऊपर जाके क्या -6 हो जाएगा, 15 से 75 सब 3 बार 5 बार में। 10 का पावर 3 और 2 5 होगा ना, ऊपर जाएगा, देन 5 × 10 to the power -5। और ये ध्यान से देखो 1 अपॉन इनपुट पावर है, क्या है 1 अपॉन इनपुट पावर, क्योंकि ये नीचे है ना, तो जाहिर सी बात है क्या ये भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा इनपुट पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 और ये 10 to the power -5 ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा प्लस 1/5, 0.2 लिख सकते हैं क्या, 0.2 × 10 to the power 5। तो पावर है तो पता ही है वॉट वगैरह,
सर वो डायरेक्ट पावर करके सर P इक्वल टू वर्क बाय टाइम करेंगे सर, तो सर वो नहीं आएगा। कैसे आएगा, कहाँ आ रहा है? ये तो है, यही तो आ रहा है। वर्क डन का वर्क निकाल लिया, फिर सर डायरेक्ट P इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम है ना, हाँ। W अपॉन T। तो सर अगर डायरेक्ट पावर उस तरफ से सर मल्टीप्लाई करें तो सर वर्क डन नहीं मिलेगा, MPH नहीं करे तो। ऐसे हो जाने। तुम क्या कह रहे हो, फिर से बोल रहे हो? वर्क डन? अरे भाई तुम वर्क डन, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे एनर्जी तो हमें नहीं गिवन था ना, कोई हमारे पास वर्क डन दिखाई दे रहा है, वर्क डन तो निकालना पड़ेगा, निकाल लिया। अब तुम बोल रहे सर पावर निकालना है, हम क्यों पावर निकालेंगे? क्वेश्चन में कहीं पावर निकालने के लिए पूछा है नहीं, उसने तो बोला इनपुट चाहिए। सर अगर पावर दिया हो तो सर वर्क डन निकाल सकते हैं, ये कह रहा हूँ। हाँ पावर दिया, क्यों नहीं निकाल सकते? पावर कहाँ दिया है इस क्वेश्चन में, कहाँ दिया है? सर दिया नहीं है सर। क्यों नहीं निकालोगे भाई? पावर दिया है तो क्यों नहीं निकाल? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम है, तो वर्क डन पावर इनटू टाइम हो जाएगा सर। और पावर इनटू टाइम सर क्या होती है? एनर्जी होती है। यस सर। ये तो पढ़े ही हो, निकाल सकते हैं, बट पावर कहाँ दिया है? यहाँ पे नहीं दिया है ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़े दिया है। आप निकाल सकते हो भाई। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम पढ़ाया गया, तो आपको एनर्जी भी पढ़ाया गया है। एनर्जी क्या होता है सर? पावर इनटू टाइम होता है, तो वही एनर्जी वर्क डन कहलाएगा। भाई ये फॉर्मूला याद रखना है, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन बनते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आपने कितना आउटपुट दिया, आपको कितना इनपुट मिला। आंसर बताओ इसका। कैलकुलेट द हॉर्स पावर ऑफ अ मैन हु कैन chew ice at a rate of 30 gram per minute given, बताइएगा इसका आंसर। और एक जूल कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू दी है, ये दो चीजें दी है, 1 HP और J जूल पर कह दो। च्यू द आइस है, च्यू आइस मतलब चबा रहा है, ठीक है। बोला कैलकुलेट द हॉर्स पावर ऑफ द मैन हु कैन च्यू अ आइस एट द रेट ऑफ द 30 ग्राम पर मिनट। 30 ग्राम में वो आइस को चबा के खा जा रहा है, 1 मिनट में 30 ग्राम आइस। तो बोल रहा है बताइए उस आदमी का कितना पावर रहा होगा, वो भी हॉर्स पावर। तो पहले पावर निकालो, उसको कन्वर्ट तो बाद में कर ही देंगे। थोड़ा सा इसमें आपको ठीक है, चलिए अगर सॉल्व हो जाएगा ठीक है, नहीं तो बताएंगे। गया मतलब कुछ समझ में आया कैसे करेंगे? इसीलिए मैंने बोला था आपको, देखो ये ऐसे अभी आपने बोला ना सर, एक एनर्जी होती है हीट वाली, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट में आपने फॉर्मूला क्या लिखा था? ms डेल्टा t। यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से क्या होगा, कैलकुलेट द हॉर्स पावर ऑफ द मैन हु कैन च्यू द आइस।
आइस को खाने का मतलब है क्या कि वो उसने उसका स्टेट चेंज कर दिया होगा। अरे मुंह में डालते क्या आइस गलने लगता है ना, तो गल रहा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उसको उसका स्टेट चेंज हो रहा है, और स्टेट चेंज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, लेटेंट हीट जाएगा, लेटेंट हीट जाएगा। और लेटेंट हीट सर होता है, चलो किसी से इसको Q से लिखे, इसको H से लिख देते हैं। लेटेंट हीट होता है सर ml होता है। तो कितने ग्राम आइस, 30 ग्राम, ठीक है। बट L नहीं पता है सर, L क्या है, जैसे यहाँ पे S था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वैसे लेटेंट हीट कैपेसिटी भी होती है। और ये याद किसी किसी का होना चाहिए। अब यहाँ पे दिया मेंशन नहीं था क्वेश्चन में, तो ये बर्फ है, बर्फ से मतलब वो आइस से वाटर बन रहा है, तो वाटर का होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। देन H इज इक्वल टू मास कितना हो गया इसका 30 और इनटू में कितना हो गया 80, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अच्छा अभी H रहने दो। अब सर इससे क्या होगा, हमें ये देखो H जो है ना, ये हीट का जो चेंज है वो एनर्जी है, या तो इसी को वर्क डन मान लो, बट क्या ये जूल में आया है, नहीं। अभी मैंने बोला क्या होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, बोला ना, तो ये किस में आया होगा, कैलोरी में। कैलोरी से किस में जाना है, जूल में। तो सॉरी क्या ये दिया है क्या कन्वर्जन के लिए, मतलब जूल में जाना है तो जूल पर कैलोरी करेंगे, कैलोरी से कैलोरी कट जाएगा, ये यहाँ पावर मत लगाना, जब पर कर दिए तब क्या पावर लगना। जूल पर कैलोरी दिया है तो कैलोरी से कैलोरी क्या हो जाएगा, कैंसल, केवल जूल आ जाएगा आंसर में, समझ रहे इतनी बात। तो हम इसमें किससे डिवाइड कर देंगे, 4.2 सर। अब ये आ गया किसमें, ठीक है। चलिए अब बताइए, अब हमें क्या करना है सर, अरे अब पावर निकालना है भाई आपको। पावर कितना होता है सर, तो वर्क डन अपॉन वर्क डन, क्या यही एनर्जी वर्क डन है क्या, और टाइम कितने तक ले रहा है, 1 मिनट। 1 मिनट, तो क्या 60 से डिवाइड कर दोगे, बस पावर मिल जाएगा। और उस पावर को जूल में रखोगे, कन्वर्जन तो तुम कर लोगे, क्योंकि 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के इक्वल होता है, 746। तो ये जो आएगा ये किस में आएगा, वॉट में आएगा ना। अरे क्योंकि जूल चल रहा है तो आंसर किस में आएगा, वॉट में। और वॉट से किस में जाना है तुम्हें, एचपी में, क्योंकि आंसर पूछा है कैलकुलेट द हॉर्स पावर। तो जाहिर सी बात है फिर 746 से डिवाइड कर दोगे, रख लो, रख के बस डिवाइड कर। जल्दी तो इसका आंसर आ गया। गया, सॉल्व कर देना भाई, ये तो कैलकुलेशन है, डिवीजन करो, सॉल्व करो। कोलिजन टॉपिक बस बच गया आपके इस चैप्टर में, चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है the turbine pits at the
एट द कोई फॉल है, नाम है नियाग्रा फॉल। और 50 मीटर डीप। बात नहीं सॉल्व करो। ये क्वेश्चन है एवरेज हॉर्स पावर, वो आंसर आया उसका डेवलप इज 500 if the efficiency of the generator is 85%, how much water passes through the turbine per minute? ठीक है, जी की वैल्यू 10 दी है मीटर पर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन, मीटर पर सेकंड। इसका आंसर हो गया, इसका आंसर आंसर आ रहा है, पता है बीपी एचपी में आ रहा है 0.225 मिला है। 0.1 आ रहा है और 0.5 ठीक है, आप वर्क डन निकाल लिए हो और यहाँ टाइम 60। पता है क्यों कैलकुलेशन आपका बढ़ गया है? क्योंकि मैंने गलती कर दी है, शायद आपको दिखा नहीं बट मुझे दिख गया। 4.2 यहाँ रखे हो ना, थोड़ा एक बात देखो क्या है, जूल पर कैलोरी, और सर बोल रहे जूल पे लाना है, ये तो कैलोरी में आ रहा है, तो जूल पर कैलोरी करेंगे तब तो ये मतलब हमें इसको जूल में लाना था, तो इसको मल्टीप्लाई कराना होगा 30 इंटू 80 इंटू 4.2, और टाइम कितना है? 60। अब आसान हो गया सर, 30 से 60 कट गया तो 2 से कट गया 40, 2 से कट गया कितनी बार 40, अब सर 10 इसको दे दीजिए तो 42, और 42 का 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो कितना आसान हो गया। क्या पावर मिल गया वॉट में? अब सर पावर मिल गया है तो इसी पावर को डिवाइड कर दीजिए किससे? 746 से, क्योंकि हमें किस में चाहिए? एचपी में ना, तो ये एचपी में आ जाएगा। डिवाइड करके देखो क्या पावर यही आ रहा है, आपको डिवाइड कर दो 0.225 बताया, हम चेक करते हैं को डिवाइड करके आ रहा है 168 डिवाइडेड बाय 700, 0.225 टू ऐसे चला। सही देख लिया आपने क्या गलती की है एचपी भाई। यहाँ पे सुनो, हम बोल रहे हैं कि ये जो आएगा वो किस में आएगा? कैलोरी पर ग्राम में ये होगा, और ये 30 भी क्या है? ग्राम है, तो ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये आंसर किस में आएगा? कैलोरी में। अब हमें इसको किस में ले जाना है? जूल में। तो सर हम इसको जूल में अगर ले जा रहे हैं तो जूल वाले केस में अब सुनो, जूल पर कैलोरी यहाँ पे तो इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर दे रहा है, और इसमें ऑलरेडी ये किस में आया हुआ है? कैलोरी में। तो कैलोरी से कैलोरी कट गया, तो ये सब किस में आ जाएगा? जूल में आएगा। अब जूल और नीचे क्या चल रहा है? सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड ही क्या बन जाएगा? वॉट। और वॉट को किस में कन्वर्ट करना है? एचपी में। तो बस वही डिवाइड कर दिया गया था, वो गलत है। इसका आंसर बताइए फटाक से। The turbine pits at the Niagara Falls are 50 meter deep, 50 मीटर गहरे उसमें है। The average HP मतलब हॉर्स पावर डेवलप इज 500। एवरेज 500 हॉर्स पावर का वो जनरेट कर रहा है, तो बोल रहा है इफ द एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर इज 85%, हाउ मच वाटर पासेस थ्रू द टरबाइन पर मिनट? 1 मिनट में कितना पानी उस टरबाइन से पास हो रहा होगा? अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? एक नया मतलब एक टरबाइन है सर 50 मीटर डीप है, एवरेज डेवलप कर रहा है और 500 if the efficiency of generator 85%, how much water pass through the turbine per minute, मतलब कितना वाटर पास करता है टरबाइन? पहली बात तो उसका पावर कितना है एवरेज? एवरेज 500 है। 500 ठीक है सर। एफिशिएंसी कितनी है उसकी? 85%। ठीक है, तो एफिशिएंसी 85 की है और एवरेज 500 है, तो कितना पावर पहले जनरेट करेगा ये तो निकाल सकते हैं ना। ये पावर एग्जैक्ट नहीं है, वो एवरेज पावर है। उसने बोला कि उसकी एफिशिएंसी 85% की है, तो भाई 85% की है तो जाहिर सी बात है अगर इतना पावर जनरेट कर रहा है तो हम उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि हम पावर अगर पता लगा लेना तो हम बता सकते हैं कि कितना पानी जाएगा, क्योंकि वर्क डन तक पहुंच जाएंगे। अब इसमें उल्टा चलना है, पावर से वर्क डन पे आना है। वर्क डन से पावर अभी तक जा रहे थे, अब पावर से वर्क डन जाना है। तो सर पावर कैसे इसमें पता लगाएंगे? तो भाई 85% है तो उल्टा कर देते हैं, 100/85/100 उल्टा इनटू में कितना हो जाएगा? 500। ये आएगा एचपी में। अब मल्टीप्लाई इसको भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं, तो 100 × 500 अपॉन में कितना हो गया? 85। ये वॉट में नहीं है, अभी किसमें है? एचपी में है। सर इसको वॉट में कन्वर्ट करना है, तो 1 एचपी में 746 वॉट होता है, तो ये तो इतना एचपी आया है, क्या 746 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये किस में आ जाएगा? वॉट में। तो सर इस पावर से क्या फायदा होगा? तो सर पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो क्या वर्क डन क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। सर पावर की वैल्यू तो पता है हमें, ये है कितना है? 100 × 500 × 746 अपॉन 85, ये हो गया। और टाइम कितना है? ध्यान से देखो, पर मिनट बोला है क्या? तो क्या 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क डन पता चल गया। अब सर इससे क्या फायदा होगा? तो भाई वर्क डन कितना होता है? mgh होता है क्या? अरे ऊपर से नीचे पानी गिर रही है टरबाइन के ऊपर, तो वर्क डन उसका कितना होगा? mgh। तो सर मास ही तो पूछा है, वर्क डन तो निकाल लिए हैं, बस अननोन क्वांटिटी तो यही है ना, जी पता है और कितने ऊपर से गिर रहा है? 50 मीटर। तो सब दिया है, निकाल लो। ठीक, बस यही है। यहाँ से एवरेज पावर से मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट की। ठीक है, चलिए करके लाइएगा। एक क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद नोट करना। A machine gun fire 60 bullet. A machine gun fire 60 bullet, 60 है per minute with a velocity. A machine gun fires 60 bullet, 60 bullet per minute with a velocity 700 meter per second, 700 meter per second. If each bullet has the mass, if each bullet has the mass, bullet has a mass 50 ग्राम, 50 ग्राम है, find the power developed by the gun. Find the power developed by the gun. ठीक है, और भी एक क्वेश्चन करा दिया जाएगा इस पे। कल कोलिजन पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी पढ़ के खत्म किया जाए, क्योंकि लंबा टॉपिक है, कोलिजन में भी समय लगेगा। ठीक है, से ज़्यादा